हेलो दोस्तों। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि 1000 MCQ होंगे पॉलिटी के। ये बेसिकली ग्रुप डी की जो रेलवे की भर्ती है, रेलवे वाली, उसके लिए हेल्पफुल होंगे, रेलवे के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 1000 क्वेश्चन होंगे इसमें। अभी स्टार्टिंग में क्या है, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन्स ले रहा हूँ मैं पर वीडियो। बाद में मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा जैसे जैसे मुझे लगेगा भाई चल रही है वीडियो, लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो वैसे वैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा। और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट आप सभी से। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में अगर हमको एक इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत का गठन करना है, पंचायत का, तो उसके लिए किसी भी राज्य की जो मिनिमम जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसका सही आंसर जो है वो है भाई 20 लाख। 20 लाख मिनिमम चाहिए अगर जो हमको पंचायत गठन करनी है किसी भी राज्य में। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है पहले जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि पहले कौन थे। तो भाई इसका जो राइट उत्तर है वो है हमारे राजकुमारी अमृता कौर। ये थी हमारी पहले हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, ये पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है ना। और मैं, ये जो थे हमारे मौलाना, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सभी दिखा देता हूँ जो पहले हमारे मतलब कि इंडिपेंडेंट होने के बाद जो कैबिनेट थी उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहे बाकी के मिनिस्टर्स जो थे फर्स्ट कैबिनेट में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि एक तो चीज़ देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाएगी कि जो इंटरीम गवर्नमेंट थी हमारी पहली, वो कब फॉर्म हुई थी, वो हुई थी 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है ना। ये ध्यान कर, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कब फॉर्म थी, वो कब हुई थी, 2 सितंबर 1946 को। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे होता है, उससे एक महीने पहले, एक महीने पहले ये बनी थी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी उसमें कौन कौन थे। तो ये रहा भाई, जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो बने थे प्राइम मिनिस्टर थे। और एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी थे सब, और कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप, कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप आप जानते होंगे कि ये जो भी लोग ब्रिटिश के गुलाम थे उस समय, उस वक्त 1947 में, जो भी मतलब कि वो ब्रिटिश के गवर्नमेंट गुलाम थे, उन कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ के उसमें देखा जाता है, मतलब कि वो एक कॉमनवेल्थ एक गेम्स थे, उन सभी ने उसका एग्रीमेंट साइन करा था, तो उन सभी को कॉमनवेल्थ का रिलेशनशिप बोला जाता है। उसी उन सब से संबंध रखना, मतलब कि उस चीज़ से। और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो थे वो इनके पास थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो थी वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी। ये हमारे 15 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हो गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। फिर बने थे हमारे सी राजगोपालाचारी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और फिर बने थे कैलाश नाथ कटेजू, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो थी वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी स्टार्टिंग में, फिर आर दिवाकर पर गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा भी जाता है कि किसने फर्स्ट वो देखा था, तो कि कौन थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसने फर्स्ट वो दिया था आपका बजट पेश किया था, वो थे जॉन मिथाई। और पहले, मतलब जॉन मिथाई नहीं थे, वो थे पहले आर के शानमुख चेट्टी, ये तो वो थे जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में किया था, और ये थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला किया था। और सी डी देशमुख थे, ठीक है ना। तो ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री थे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बी आर अम्बेडकर पे पास थी, और बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो थी वो जॉन मिथाई सर के पास थी, और एन गोपाला स्वामी अय्यर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मौलाना आज़ाद कलाम, कलाम आज़ाद के पास थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी वो थे, प्रेसिडेंट थे हाँ। और थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इम्पोर्टेंट नाम है, इन्होंने ही बीजेपी की स्थापना की थी, जो अपन उस टाइम पर जो बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं वो यही थे, ठीक है ना। और हरे कुरसान मेहताब थे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी जगजीवन राम। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थे कुंवर जी
होर्मुसुक बाबा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी अमृता कौर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थे नाहर विष्णु गडगिल, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिटेशन के जो थे केसी नियोग। देखिए ये जो है ये व्यक्ति जो है केसी नियोग, ये मिनिस्ट्री आपको देखने में थोड़ी वैसी लग रही होगी कि इसका क्या काम है, लेकिन उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे रिफ्यूज़ीज़ की समस्या आ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश मतलब कि उस टाइम पे तो पाकिस्तान ही था, जिस पाकिस्तान, तो उसका बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री थी। जो मिनिस्टर थे विदाउट उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था वो थे मोहनलाल सक्सेना और एन गोपाला स्वामी अय्यर, लेकिन इनको मिल गया था एन गोपाला स्वामी अय्यर को जो हमने ऊपर देखा है अभी, ये रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिल चुका था, लेकिन अगर जो हम बात करें यहाँ पर मोहनलाल सक्सेना की, तो इनको नहीं मिला था, ठीक है ना। तो ये हो गई पूरी आपकी कैबिनेट जो थी उस टाइम के, जिनको क्या क्या मिला था ये हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन, कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो उद्घाटन सत्र था वो कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पहला कब था। तो वो था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 अट्ठाईस जनवरी 28 जनवरी 1950 को। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जनवरी 1950 को ही पहला सत्र हुआ था, इसका सेशन जो हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड, मतलब कि भारत संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। जो सभा के, देखिए ये इतना मतलब कि ये मैंने कई बार देखा और मोस्टली पेपर में आता है, ये एसएससी के पेपर जो हो गए, सीएचएल, सीजीएल और एमटीएस, मतलब सभी क्वेश्चन में आता है, सीपीओ, रेलवे के में आता है, सभी में आता है ये। तो ये थे हमारे बीएन राव, इनको सलाहकार नियुक्त किया गया था, संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बीएन राव को किया गया था। आप इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपकी इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं ही है। तो ये तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले पूछा बहुत जाता है ये। तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहा जाता है, देखिए जिनका भी वर्णन, मतलब कि जो भी वर्णन या जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रिटर्न है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। नीति आयोग से पहले था हमारा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा था। तो इनको दोनों को क्या बोलते हैं हम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये बोलती जाती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय, इनको बोलता जाता है गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये है, इलेक्शन कमीशन है ये भी है, फाइनेंस कमीशन है ये भी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, विच ऑफ द निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं था। तो इनमें से कुछ जो वर्ड दिए गए थे प्रस्तावना में, उसमें से कौन सा नहीं था। तो जाहिर सी बात है भाई, एक इसमें अलग सा निकल रहा है वर्ड, तो ये ही नहीं होगा। टॉलरेंट, जिसको हमने बोला टॉलरेंट, ये शब्द नहीं था। आइए मैं दिखा देता हूँ एक बार, प्रस्तावना दिखा देता हूँ, प्रेम्बल कैसा था उसका, संविधान का, वो देख लेते हैं हम एक बार। तो ये है हमारे संविधान, ये है हमारे संविधान का प्रेम्बल, जो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल। तो इसमें जो वर्ड थे वो हम देख लेते हैं एक बार। वो थे हमारे यहाँ पर जस्टिस, देखिए पहले जो वर्ड दिए गए थे ये थे सोवरेन, कि संप्रभुता, हमारा जो देश है वो संप्रभुता रहेगा, वो एक समाजवादी रहेगा, सेकुलर रहेगा, किसी धर्म को नहीं। ये जो वर्ड है ये बाद में जोड़ा गया था, ये हुआ। और डेमोक्रेटिक रहेगा और रिपब्लिक और सोशलिस्ट भी हमारा बाद में ही जोड़ा गया था, ठीक है ना। पहले 3 वर्ड थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये क्या सिक्योर करेगा, ये सिक्योर करेगा मतलब कि किस चीज़ का जो स्टेट है, स्टेट मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है, ये हर एक नागरिक की, ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिटीज़न, मतलब कि कोई विदेशी होगा वो हमारा सिटीज़न नहीं है इंडिया का, ठीक है ना। उसके लिए केवल आर्टिकल 20 ही एप्लीकेबल लगता है, जो लाइफ का होता है,
मतलब कि वहाँ प्रोटेक्शन करनी है उसकी लाइफ का, केवल वही लगता है आर्टिकल 21। लेकिन जो सिटीज़न है उसको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस एक सामाजिक तौर पर, जैसे आप देखते हो SC ST OBC इन सभी को समान करने के लिए अलग अलग आरक्षण दे रहे हैं, तो एक जस्टिस हो गया सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर पर मतलब कि आप जब एक ग्राउंड पर जाते हैं, आप कहीं मान लीजिए अपने मोहल्ले में बैठे हैं, तो वहाँ पर कोई किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाएगा आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर मतलब कि सभी को, जैसे शुरू में क्या हुआ था, जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बांध दी थी कि किसी भी आदमी पर इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ थी वो आर्थिक थी। आर्थिक मतलब कैसे थी कि वो सभी पर को समान एक इनकम दी जाएगी, सभी को एक समान इनकम दी जाएगी, वहाँ पर इस तरीके से रखा गया था। और पॉलिटिकल, सभी को पॉलिटिकल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपके गवर्नेंस हो गई, मतलब इन सभी में बराबर की भागीदार जाएगी। लिबर्टी मिलेगी, कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ एक्सप्रेशन रख सकता है, अपने बिलीव रख सकता है, फेथ कुछ भी हो सकता है, वर्कशिप कुछ भी हो सकती है। इसकी कुछ सर्टेन कंडीशन भी आती हैं, वो तो लिमिटेशन आती हैं, वो हर चीज़ के साथ होता है। इक्वलिटी मिलेगी उसको स्टेटस की, और अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग ऑल दैम, उसको बराबर का अधिकार मिलेगा हर जगह। जैसे कि आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो कोई SC कैटेगरी का होता है, उसको भी अधिकार दिया जाता है कि उसमें वो एडमिशन ले। तो इस तरीके से उनको इक्वलिटी लाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जो SC ST या कोई अन्य पिछड़ी जाति होती थी, उनको एक अलग समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता था, तो उनको उभारने के लिए ये दी गई। और फेटर्निटी मतलब कि भाईचारे को बढ़ाया जाएगा। तो ये थी हमारे जो वर्ड थे इस पे प्रेम्बल में। तो याद रखना, जस्टिस था, अभी मैं देख लेता हूँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी। इसको हम ऐसे रख सकते हैं FFLJ, FFLJ, ये फॉरवर्ड थे। और यहाँ पर S3DR, S3DR, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेम्बल हमने देख लिया, ये रहा नया क्वेश्चन। तो ये है कितने, ये तो बहुत देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि संविधानिक जब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है जो सबको शायद से पता होगा। तो ये थे भाई 7। कितने थे, सॉरी, ये थे भाई 7। ठीक है। अब अगर जो किसी को देखना है कि कौन कौन थे, तो वो थे एक B.R. अम्बेडकर, तो हम सभी को पता है B.R. अम्बेडकर थे, जो उनके कमेटी के जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे वो। ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर साहब। अब हम और के देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी लिस्ट दिखाता हूँ एक। तो ये रहे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये तो पता चल जाएगा कि किस दिन वो बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी B.R. अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे उसके। और अदर 6 मेंबर, मतलब कि एक ये हो गए प्लस 6, 7 मेंबर हो गए। अदर 6 थे वहाँ पर KM मुंशी सर, मोहम्मद सदुल्ला, और अलादी कृष्ण अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधव राव। और इनको रिप्लेस किया था BL मित्तर ने, जो कि रिजाइन कर गए थे। ये रिप्लेस थे, N माधव राव जो थे रिप्लेस थे BL मित्तर के, जिन्होंने अपनी हेल्थ की वजह से रिजाइन किया था। और TT कृष्णम आचार्य, कृष्णमाचारी, ठीक है ना, इन्होंने DP खेतान को रिप्लेस किया था। वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ठीक है ना। तो ये थे हमारे जो 7 मेंबर थे वो ये थे। और देखिए इसमें हम कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं, तथ्य जब लिख रहे हैं। हमने 22 जुलाई 1957, ये यार ये डेट ध्यान रखना, मतलब कि जब हम अपना संविधान लिखने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमने अपना नेशनल फ्लैग जो था वो अडोप्ट कर लिया था। ठीक है ना। रेजोल्यूशन जो था वो क्लियरली अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1957 को। और यहाँ से तो आपको सबको पता होगा कि ये था जब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे वे होते हैं ना DPSP हो जो होते हैं, डी- वो उनको पहली बार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में उनको रखा था। ठीक है ना। तो ये थे जो अ, ये हाँ, ये था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और क्या है आपके 16 जुलाई 1948 हरिंदर कुमार, ये सब चीज़ें चलो। और ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जब संविधान बना था
24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी, ये लास्ट मीटिंग थी भाई। तो यहाँ पर कितने थे, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट के साथ उसको साइन और एक्सेप्ट किया गया था। ये उसके इनिशियल आर्टिकल थे, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कितने उसके इनिशियल आर्टिकल थे। तो ये थे 395 और 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, ठीक है ना। तो 8/22/395, 8/22/395, ये कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। और जो हमने अडोप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो किया था, ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन कद अडोप्ट किया गया था, पास एंड अडोप्ट बाय द असेंबली, असेंबली ने कद किया था, वो किया था 1949 में। और एक्सेप्ट बाय ऑल, सब ने, मतलब कि पूरे सिटीजन पे कब लागू हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और जो हमारा संविधान था वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, वो बनकर तैयार हुआ था हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल एक्सपेंडिचर आया था 6.4 मिलियन, ठीक है ना, उस टाइम पर, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले जो इंटरिम स्पीकर बने थे वो कौन बने थे, जीवी मावलंकर, पहली मीटिंग के, जब सब में फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे वहाँ के कब के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है ना। अब ये तो हो गया भाई सब कुछ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संवैधानिक की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबको पता है भाई, B.R. अम्बेडकर सर, ठीक है। और बाकी मैंने अभी आपको नाम गिनवाई दिए थे, एक बार और देख लीजिए भाई, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से ही वो आपको क्या होगा, याद होता रहेगा और सही परफॉर्म कर पाएंगे हम जो पेपर में, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए कौन कौन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। वैसे तो आपको याद हो गया होगा तो कौन कौन थे, जैसे चाहे मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। तो वो थे, एक तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, और एक थे K.M. मुंशी, ठीक है ना, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, K.M. मुंशी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और एक थे हमारे N. गोपालास्वामी अयंगर, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर J&K, एंड लेटर वो मेंबर बने थे नेहरू कमेटी के, ठीक है ना। ये सब लोग थे। और बाकी आप एक बार देख लेना पीछे करके, तो ये सारे एक लोग थे जो बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। हु हैड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखिए, ये क्या है, ये स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो उनके हेड पूछे जाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल जो थी कमेटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक असेंबली कह सकते हैं सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी अपॉइंटमेंट हुई थी, 13 कमेटी थी टोटल, जो थी वो 13 कमेटीज थी, जो अलग अलग डिफरेंट टास्क से डील करती, ठीक है ना। उसमें से आठ आठ जो थी वो मेजर थी, और 5 जो थी वो माइनर थी, ठीक है ना, माइनर कमेटी थी। उसमें जो प्रोविंशियल कमेटी होती है ना, ये मतलब कि प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय संवैधानिक समिति, उसके हेड थे भाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी तो इन्होंने, जो कहते हैं ना कि यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है इनके नाम पे, कि ये इन्होंने भारत को जो है एक ढांचे में, एक सांचे में पिरोया है, सारे अलग अलग जितनी सल्तनत थी उस टाइम पर, जितने अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ था, तो उसको एक, रियासतों को एक उसमें बनाने का काम किया, तो वो इसी वजह से किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देखिए, भारत के अंदर किस तरह की नागरिकता आपको दी जाती है, ये एक चीज़ है। देखिए, ये सिंगल है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि अगर जो आप किसी स्टेट में, मान लीजिए स्टेट यूपी ले लेते हैं, यूपी के हुए, बिहार के हुए, यहाँ के आप नागरिक हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि इंडिया की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी और इन स्टेट्स की अलग, मतलब कि यहाँ पर आपको एक डिफरेंट सिटीजनशिप है, डिफरेंट सिटीजनशिप, और यहाँ की डिफरेंट सिटीजनशिप, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है,
आपके पास अगर जो इंडिया की सिटीजनशिप है वही आपकी यूपी बिहार की सिटीजनशिप है। अगर जो आपके पास यूपी बिहार की मतलब एक ही है, आपको एक ही जन मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, वो उसका ही मतलब होता है कि आप इंडिया के भी हो और उसके भी। लेकिन बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपका यूके ही ले लीजिए, यूके नहीं यूएसए, वहाँ पर आपकी ड्यूल सिटीजनशिप चलती है। आप एक प्रांत में जा रहे हो, वहाँ की अलग लेनी पड़ेगी और आप पूरे यूएसए की एक अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है, ठीक है भाई। तो ये पहली वीडियो थी। देखिए इस वीडियो में जो भी कुछ कमी रही होगी उनका सुधार किया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी। और भाई इस चीज़ का बिल्कुल भी वो मत करना कि इस बंदे को पास ज्ञान होगा या नहीं होगा। मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम निकाले हुए हैं अपने, मेरा सीजीएल भी निकला हुआ है भाई। तो और मतलब स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, CHSL CGL। और जो यूपी, मैं यूपी का बिलोंग करता हूँ तो यूपी के भी बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। अभी मैंने रिसेंटली तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने पीईटी में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो भाई इस चीज़ की बिल्कुल भी वो मत करना कि कैसा बंदा क्या पढ़ा रहेगा। बहुत अच्छा मतलब कि जितना होता है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।